पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थ्री फेज सिस्टम में पर यूनिट वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। साथ ही साथ हमने दो न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे फॉल्ट कैलकुलेशन पे, यानी कि जब सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है तो उस केस में फॉल्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फॉल्ट करंट का वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग दो न्यूमेरिकल्स और देखेंगे। एग्जाम्पल 3 है, फॉर 11 kV 25 MVA अल्टरनेटर्स having a sub-transient reactance of 16% are operating in parallel when a three-phase fault occurs on the generator bus। यानी जनरेटर का टर्मिनल पे जब फॉल्ट होता है, थ्री फेज फॉल्ट होता है, थ्री फेज फॉल्ट जनरेटर का टर्मिनल पे जब होता है उस समय ये चार अल्टरनेटर हैं और प्रत्येक का रेटिंग है 11 kV और 25 MVA। ये चारों अल्टरनेटर पैरेलली ऑपरेट कर रहे थे, पैरेलल में ऑपरेट कर रहे थे और प्रत्येक अल्टरनेटर का जो रिएक्टेंस है वो है 16%। तो आपसे पूछा गया है कि थ्री फेज फॉल्ट MVA कितना होगा। दिए गए सिस्टम को हम सिंगल लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रत्येक अल्टरनेटर थ्री फेज का है, लेकिन हम प्रत्येक अल्टरनेटर को सिंगल लाइन से दिखा रहे हैं। प्रत्येक अल्टरनेटर का जो रिएक्टेंस है वो है 0.16 पर यूनिट, यानी कि 16% आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये चारों अल्टरनेटर आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं। ये 0.16 पर यूनिट जो रिएक्टेंस है ये उस जनरेटर के रेटिंग को बेस मानते हुए ये दिया हुआ होता है, यानी कि 11 kV और 25 MVA जो जनरेटर का रेटिंग है, प्रत्येक जनरेटर का रेटिंग है, इसी को बेस मानते हुए, बेस KV और बेस वोल्टेज मानते हुए ये पर यूनिट वैल्यू दिया हुआ है। तो प्रत्येक अल्टरनेटर का जो वोल्टेज है उसी को अगर हम बेस वोल्टेज भी मानेंगे तो उस अल्टरनेटर का जो वोल्टेज है वो पर यूनिट में 1 पर यूनिट हो जाएगा, क्योंकि बेस भी वही है, एक्चुअल भी वही है। इसलिए प्रत्येक अल्टरनेटर का जो बेस वोल्टेज है वो 1 पर यूनिट होगा और प्रत्येक अल्टरनेटर का जो रिएक्टेंस है वो 0.16 पर यूनिट उसकी रेटिंग को बेस मानते हुए दिया हुआ है। तो हम चूँकि उसी को कॉमन बेस मान रहे हैं और इसमें और कोई ट्रांसफार्मर कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए हमारे पास एक ही KVA है, कॉमन है, और एक ही बेस वोल्टेज भी है, इसलिए हमें पर यूनिट वैल्यू को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। और क्वेश्चन में बताया गया है कि फॉल्ट होता है जनरेटर बस पे, यानी जनरेटर टर्मिनल पे फॉल्ट होता है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे फॉल्ट हुआ है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, थ्री फेज फॉल्ट है, और वो फॉल्ट करंट का वैल्यू कितना है, फॉल्ट MVA कितना है, यही हमें पता करना है। तो फॉल्ट का जो लोकेशन है जो हमने जो यहाँ पे भी दिखाया है, कोई ज़रूरी नहीं है वो इस लाइन पे कहीं पर भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन पूरी शॉर्ट सर्किट है, इसमें बीच में कहीं भी आपका रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस नहीं है, इसलिए इस फॉल्ट पॉइंट को आप कहीं भी दिखाएंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग उस सिंगल लाइन डायग्राम से थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किए हैं। एक्चुअली में वो जो सिंगल लाइन डायग्राम है वही रिएक्टेंस डायग्राम भी है, क्योंकि उसमें ट्रांसफार्मर कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ जनरेटर है और जनरेटर का रिएक्टेंस है। तो रिएक्टेंस डायग्राम भी वही है, सिंगल लाइन डायग्राम भी वही था। अब हम लोग उसको, क्योंकि हमको थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रिएक्टेंस पता करना होता है, इसलिए उसका हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकाले हैं। और वो कुछ नहीं है, उसी सर्किट को हमने थोड़ा उसका अरेंज कर दिया है और वही सर्किट है, और इसको हम एक इक्विवेलेंट सर्किट के रूप में ड्रॉ किए हैं। तो इसमें भी देखिए आप, वही 4 अल्टरनेटर है, 1 2 3 4, और प्रत्येक का जो रिएक्टेंस है 0.16 प्रत्येक का रिएक्टेंस है, और इस चारों अल्टरनेटर ग्राउंड से कनेक्टेड हैं, तो ये कॉमन ग्राउंड हो गया सबके लिए। और ये आपका जनरेटर टर्मिनल है जिस पे हमने फॉल्ट दिखाया है, इस टर्मिनल पे कहीं पर भी फॉल्ट आप दिखा सकते हैं, सेम वैल्यू आएगा। और जो फॉल्ट है उसको हम ओपन सर्किट करते हैं, क्योंकि थेवेनिन का रूल है, थेवेनिन जो थ्योरम होता है उसका रूल है कि जिस ब्रांच के थ्रू हमें करंट का वैल्यू पता करना होता है उसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद उस
टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही थेवेनिन वोल्टेज कहलाता है, और उस टर्मिनल के अक्रॉस जो रिएक्टेंस होगा वही थेवेनिन रिएक्टेंस कहलाता है। तो ये हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है। यहाँ से हम थेवेनिन वोल्टेज अगर पता करेंगे तो चूँकि चारों जो हमारा अल्टरनेटर है ये चारों 1 पर यूनिट वोल्टेज का ही है, इसलिए ये पॉइंट कॉमन पॉइंट है, इसलिए इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि सारे जो है वो सेम पोटेंशियल पे हैं, इसलिए करंट इसमें सर्कुलेट नहीं होगा, इसमें कोई भी करंट आपस में सर्कुलेट नहीं होगा। और चूंकि ये ओपन सर्किट है इसलिए करंट इधर भी नहीं जाएगा और कहीं पे कोई ड्रॉप भी नहीं होगा, इसलिए वोल्टेज भी यहाँ पर आपको जो इस टर्मिनल के पास जो वोल्टेज है वो भी आपको 1 पर यूनिट वोल्टेज ही मिलेगा। और थेवेनिन रिएक्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे वोल्टेज सोर्स को। उसके बाद जो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस आएगा वही आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट रिएक्टेंस कहलाएगा। जब हम इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ये चारों ब्रांच आपस में पैरेलल कनेक्टेड है। तो आप जानते हैं कि अगर दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हो और सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस हो तो जो इक्विवेलेंट है वो हाफ हो जाता है। अगर 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं और इक्वल वैल्यू के हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट है वो 1/3 हो जाएगा। उसी प्रकार से चार रिएक्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं और चारों इक्वल वैल्यू के हैं तो जो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस होगा वो 1/4 हो जाएगा, यानी XTH जो है यानी थेवेनिन रिएक्टेंस जो है वो आपका 0.16/4 यानी कि 0.4 ओम हो जाएगा। तो फ्रॉम द इक्विवेलेंट सर्किट थेवेनिन वोल्टेज इज इक्वल टू 1 पर यूनिट हमने अभी डिस्कस किया, और थेवेनिन रिएक्टेंस जो है वो 0.4 पर यूनिट, क्योंकि 0.16 और बटा 0.16 और बटा 4, क्योंकि चारों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इसलिए जो इक्विवेलेंट होगा 0.16/4 होगा। तो यानी कि थेवेनिन रिएक्टेंस जो है वो 0.4 पर यूनिट होगा। और अगर हमें फॉल्ट करंट पता करना है तो फॉल्ट करंट होगा थेवेनिन वोल्टेज बटा थेवेनिन रिएक्टेंस। तो थेवेनिन वोल्टेज हमारा 1 पर यूनिट है, थेवेनिन रिएक्टेंस है हमारा 0.04। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो फॉल्ट करंट का वैल्यू पता चला 25 पर यूनिट। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये IF जो है ये इफ नहीं है, ये I के सफिक्स में इसके सफिक्स में F है, फॉल्ट करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने फॉल्ट करंट का वैल्यू पता कर लिया कि फॉल्ट करंट का वैल्यू 25 पर यूनिट है, लेकिन इस फॉल्ट करंट का वैल्यू को हम लोग एम्पियर में पता करेंगे। तो एम्पियर में पता करने के लिए पर यूनिट वैल्यू को उसके बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए हम बेस करंट पता करेंगे। तो बेस करंट पता करने के लिए चूँकि बेस करंट पता करने के लिए जो 3 फेज के भी था जनरेटर का उसी को हम बेस माने हैं, तो उस केस में लाइन वोल्टेज को हम लोग बेस वोल्टेज मानते हैं। और बेस करंट का फॉर्मूला हम बताए थे कि 3 फेज बेस के भी बटा √3 इंटू बेस वोल्टेज। ये तब होता है अगर आप 3 फेज के भी को ही बेस माने हैं और लाइन वोल्टेज को बेस वोल्टेज माने हैं, तो उस केस में बेस करंट का वैल्यू इस फॉर्मूला से प्राप्त किया जाता है। और 3 फेज बेस के भी का वैल्यू 25 MVA था, यानी 25 × 10⁶ और √3, और ये वोल्टेज का बेस वोल्टेज 11 के भी लाइन वोल्टेज और किलो वोल्ट था, इसलिए किलो हटाएंगे तो 10⁻3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको 1310 एम्पियर आएगा। तो बेस करंट का वैल्यू हमें पता चल गया। और इसलिए अब हम फॉल्ट करंट का वैल्यू पता करेंगे। तो फॉल्ट करंट का वैल्यू एम्पियर में अगर हमें पता करना है तो पर यूनिट वैल्यू को बेस करंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पर यूनिट वैल्यू आपका 25 था, बेस करंट जो है 1310 एम्पियर आया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32,750 एम्पियर फॉल्ट करंट का वैल्यू आया। और इसको जब हम किलो एम्पियर में लिखेंगे तो 32.75 किलो एम्पियर, ये हमारा फॉल्ट करंट का वैल्यू एम्पियर में पता चला। अब हम लोग फॉल्ट MVA पता करेंगे। फॉल्ट MVA पता करने के लिए हमने बताया था कि फॉल्ट करंट को पर यूनिट फॉल्ट करंट को अगर हम बेस MVA से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें फॉल्ट MVA पता चल जाता है। अगर ये 3 फेज बेस MVA है तो डायरेक्ट हमें 3 फेज फॉल्ट MVA ही पता चलेगा, और अगर ये सिंगल फेज रहेगा
तो सिंगल फेज MVA पता चलेगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम 3 फेज बेस MVA ही हमारा बेस MVA था, KVA था, तो पर यूनिट वैल्यू को 3 फेज बेस MVA से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फॉल्ट MVA पता चल जाएगा। तो फॉल्ट करंट का वैल्यू जो था 25 MVA था, फॉल्ट करंट का वैल्यू 25 पर यूनिट था और बेस MVA जो है वो 25 MVA था। तो दोनों में मल्टीप्लाई करने पे 625 MVA आपका फॉल्ट MVA हुआ। फॉल्ट MVA को आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। फॉल्ट MVA निकालने के लिए आप √3 इंटू सिस्टम वोल्टेज इंटू फॉल्ट करंट, यहाँ पे जो फॉल्ट करंट है ये पर यूनिट में नहीं होगा बल्कि एम्पियर में होगा और ये वोल्ट में। तो √3 और सिस्टम वोल्टेज जो कि 11 kV का सिस्टम था, जहाँ पे फॉल्ट हुआ 11 kV पे ऑपरेट हो रहा था, तो इसलिए सिस्टम वोल्टेज की जगह पे 11 और K के बदले 1000 यानी 11,000, सिस्टम वोल्टेज 11,000 और फॉल्ट करंट का वैल्यू 32,750। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 625 इंटू 10 की पावर 6 आएगा। तो 10 की पावर 6 को हम मेगा कह सकते हैं, इसलिए ये आपका 625 MVA आपका फॉल्ट MVA हुआ। तो इस तरीके से निकालिए या फिर इस तरीके से निकालिए, दोनों में आपका सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 211 kV 3 फेज 3000 kVA जनरेटर हैविंग सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस ऑफ 15% ऑपरेट इन पैरेलल, यानी कि दो जनरेटर हैं, दोनों जनरेटर की रेटिंग 11 kV है, वोल्टेज 11 kV है और जो KVA रेटिंग है वो 3000 kVA है और जो रिएक्टेंस है वो आपका 15% है। 15% आपका रिएक्टेंस है। ऑपरेट इन पैरेलल, पैरेलली दोनों अल्टरनेटर पैरेलल में ऑपरेट कर रहे हैं। The generator supply power to a transmission line through a 600 kVA transformer of ratio 11/22, यानी कि ये जनरेटर जो है, जनरेटर ट्रांसमिशन लाइन को सप्लाई कर रहा है एक 6000 kVA के ट्रांसफार्मर के थ्रू, और उस ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है वो प्राइमरी 11 kV है और सेकेंडरी 22 kV है एंड हैविंग ए लीकेज रिएक्टेंस ऑफ 5%, यानी लीकेज रिएक्टेंस उस ट्रांसफार्मर का 5% है। ट्रांसफार्मर का जो रेशियो है बाइंडिंग का वो 11/22 kV है और उसकी रेटिंग 6000 kVA है। कैलकुलेट फॉल्ट करंट, फॉल्ट करंट हमें पता करना है कि कितना करंट होगा और कितना फॉल्ट MVA होगा फॉर 3 फेज फॉल्ट। अगर 3 फेज फॉल्ट होता है तो कितना फॉल्ट करंट होगा और कितना फॉल्ट MVA होगा, ये हमें पता करना है। लेकिन फॉल्ट कहाँ होता है? ए में है हाई टेंशन साइड, HT साइड यानी हाई टेंशन साइड, यानी हाई वोल्टेज साइड में फॉल्ट होता है, और दूसरा LT साइड लो टेंशन साइड, यानी ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज साइड में फॉल्ट होगा तो कितना फॉल्ट करंट होगा और हाई वोल्टेज साइड में फॉल्ट होगा तो कितना फॉल्ट करंट होगा। ये दोनों हमको पता करना है। दोनों कंडीशन में फॉल्ट करंट का वैल्यू और फॉल्ट MVA का वैल्यू पता करना है। तो दिए गए सिस्टम को हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले दो अल्टरनेटर हैं, दोनों अल्टरनेटर 3000 kVA और 11 kV का है दोनों अल्टरनेटर। दोनों का जो रिएक्टेंस है 0.15 पर यूनिट है। 15% कहने का मतलब है कि 0.15 पर यूनिट। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो 15% आपका जो पर यूनिट है, ये आपका जिस जनरेटर का रिएक्टेंस है, जिस इक्विपमेंट का रिएक्टेंस है, वो उसी की रेटिंग को बेस मानते हुए ये होता है दिया हुआ। यानी कि ये 0.15 पर यूनिट है, ये 3000 kV और 11 kV इस बेस पे है। वही आपका जो ट्रांसफार्मर है उसका रिएक्टेंस जो है 0.05 पर यूनिट है और इसका जो KVA है वो 6000 KVA है। यानी कि इसका जो पर यूनिट वैल्यू दिया हुआ है ये 6000 KVA को बेस मानते हुए और इसके वोल्टेज को बेस मानते हुए यह पर यूनिट वैल्यू इसका रिएक्टेंस का दिया हुआ है। ट्रांसफार्मर का जो रिएक्टेंस है वो ट्रांसफार्मर की रेटिंग के आधार को बेस मानते हुए है और जनरेटर का जो पर यूनिट वैल्यू है वो जनरेटर को रेटिंग को बेस मानते हुए है। एक केस में, पहला केस में फॉल्ट आपका हाई टेंशन साइड में होता है, यानी कि 22 kV साइड में होता है। सेकंड केस में फॉल्ट जो है वो
ये आपका 11 के भी साइड में होता है। दोनों केस में हमें फॉल्ट करंट का वैल्यू और फॉल्ट एम्पियर का वैल्यू पता करना है। यह सिस्टम आपका इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, यानी जनरेटर ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है। तो इसमें दो इक्विपमेंट हैं, दोनों अलग अलग रेटिंग के हैं। तो हम लोग इंटरकनेक्टेड सिस्टम के लिए एक कॉमन केवीए और एक कॉमन केवीए हम लोग तय करते हैं। कॉमन केवीए को बेस केवीए मानते हैं और वोल्टेज अलग अलग, बेस वोल्टेज जो है वो अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ 3000 केवीए भी है और 6000 केवीए भी है। दोनों में से किसी को आप बेस केवीए मान सकते हैं। और जो बेस वोल्टेज है वो जनरेटर वाले साइड के लिए 11 केवी होगा, क्योंकि ये 11 केवी पे ऑपरेट, इस साइड का वोल्टेज 11 केवी है। तो इस साइड के लिए बेस वोल्टेज जो है वो 11 केवी और इस साइड के लिए बेस वोल्टेज 22 केवी। इंटरकनेक्टेड सिस्टम में बेस वोल्टेज अलग अलग होता है, प्रत्येक सेक्शन का अलग अलग होता है और जो बेस केवी है वो कॉमन होता है। तो आप दोनों में से किसी को बेस केवीए मान सकते हैं या इन दोनों से अलग भी मान सकते हैं, कोई तीसरा भी मान सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे 3000 केवीए को ही बेस केवीए मानकर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप 6000 केवीए को भी अगर मानकर सॉल्व करेंगे तो फॉल्ट करंट का वैल्यू पर यूनिट वैल्यू में चेंज आएगा, लेकिन जो एम्पियर में जो वैल्यू होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो लेट बेस केवीए हमने 3000 केवीए को, जो जनरेटर की रेटिंग है उसी को हमने बेस मान लिया। बेस केवीए पूरे सिस्टम के लिए कॉमन बेस केवीए मान लिया, जबकि बेस वोल्टेज जो है वो जनरेटर साइड के लिए 11 केवी और ट्रांसमिशन लाइन साइड के लिए 22 केवी को बेस वोल्टेज माना। तो जब हमने जनरेटर के केवीए को बेस केवीए माना है तो जनरेटर का जो रिएक्टेंस था उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनरेटर का रिएक्टेंस इसी बेस केवीए पे निकाला हुआ है, इसी बेस केवीए पे दिया हुआ है। लेकिन जो ट्रांसफार्मर का जो रिएक्टेंस है ये हमारा ट्रांसफार्मर की रेटिंग पे दिया हुआ था। ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितना था? 6000 केवीए था। तो ये जो हमारा पर यूनिट वैल्यू था ट्रांसफार्मर का वो 6000 केवीए पे था, और चूंकि हमने कॉमन माना है 3000 केवीए तो हम इसका वैल्यू 3000 केवीए पे निकालेंगे। तो एक फार्मूला बताया था हमने कि अगर ओल्ड पे मालूम है तो न्यू केवीए पे, न्यू बेस पे कैसे निकालते हैं। तो न्यू केवीए को ऊपर रखेंगे और ओल्ड केवीए को नीचे रखेंगे। तो और वोल्टेज लेवल दोनों केस में सेम है, ओल्ड केस में भी और न्यू केस में भी, इसलिए वोल्टेज की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें जो ट्रांसफार्मर का जो पर यूनिट रिएक्टेंस है वो आपको 0.025 पर यूनिट। ये तब हुआ जब बेस केवीए 6000, बेस केवीए 3000 केवीए है, और ये आपका 5% तब था जब बेस केवीए 6000 केवीए था। तो अब हम लोग पहला प्रॉब्लम, उसमें जो पहला पार्ट है उसको देखते हैं। यानी कि फर्स्ट कंडीशन में जो फॉल्ट होता है वो हाई टेंशन साइड में होता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर है उसके बाद फॉल्ट होता है। हाई टेंशन साइड कहने का मतलब है हाई ट्रांसफार्मर का जो हाई वोल्टेज है वो सेकेंडरी साइड में था, इसलिए फॉल्ट हमारा उसके बाद में हुआ है, ट्रांसफार्मर के बाद में। और जो सिस्टम है उसको हमने रिएक्टेंस डायग्राम से शो किया है कि दोनों अल्टरनेटर जो है 1 पर यूनिट के हैं, क्योंकि दोनों की रेटिंग सेम है और इसी के रेटिंग को हमने केवीए बेस माना है, तो इसलिए इसका जो वोल्टेज है वो 1 पर यूनिट होगा। और रिएक्टेंस 0.15 ये दिया हुआ था 15%। तो ये इसलिए चेंज नहीं करेगा क्योंकि बेस केवीए हमने जो माना है वो इसी के वैल्यू, इसी के रेटिंग को बेस केवीए माना है, तो इसलिए ये आपका रिएक्टेंस चेंज नहीं करेगा। ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस चेंज कर गया, 5% दिया हुआ था, लेकिन ये 0.025 पर यूनिट हो जाएगा न्यू केवीए पे। तो ये आपका रिएक्टेंस डायग्राम है। अब इस रिएक्टेंस डायग्राम के आधार पे हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किए हैं। सेम सर्किट है, बस हम ये जिस टर्मिनल के अक्रॉस थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रिएक्टेंस निकालना है उसको इसमें हमने रिप्रेजेंट किया है। ये वही आपका जनरेटर है 1 पर यूनिट का जनरेटर का रिएक्टेंस 0.15
ये 0.15 और ये ट्रांसफार्मर का पर यूनिट वैल्यू जो रिएक्टेंस है 0.025 और ये फॉल्ट पॉइंट है। फॉल्ट पॉइंट के अक्रॉस ही हमें जो है वो इसको ओपन करके और थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रिएक्टेंस हमें ज्ञात करना है। तो इस टर्मिनल के अक्रॉस, ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही थेवेनिन वोल्टेज कहलाएगा। तो चूँकि ये दोनों जो जनरेटर हैं वो 1 पर यूनिट के हैं, सेम वोल्टेज के ही हैं और सेम रिएक्टेंस है, इसलिए आपका ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है, इसलिए कोई करंट फ्लो इसमें नहीं होगा। और इधर भी ओपन सर्किट है तो इधर भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो इसमें ड्रॉप भी नहीं होगा। जब ड्रॉप नहीं होगा तो जो ये वोल्टेज जनरेटर का वोल्टेज है वही वोल्टेज आपका यहाँ पे भी इस टर्मिनल पे भी अपीयर होगा, यानी थेवेनिन वोल्टेज जो है वो 1 पर यूनिट ही होगा। वही आपका थेवेनिन रिएक्टेंस जो है, थेवेनिन रिएक्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो सोर्स वोल्टेज होता है उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं थेवेनिन रिएक्टेंस निकालने के लिए। और जब शॉर्ट सर्किट कर देंगे उसके बाद इस टर्मिनल के अक्रॉस जो आपका इक्विवेलेंट रिएक्टेंस आएगा वही आपका थेवेनिन रिएक्टेंस कहलाएगा। तो ये दोनों ब्रांच आपका पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो 0.15 तो इसका इक्विवेलेंट आपको हो गया 0.75 और उसके बाद ये वाला सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि दोनों मिला करके आपको हो गया ये आपका 0.075 होगा। तो दोनों जब जुड़ जाएंगे तो आपको हो जाएगा 0.1 पर यूनिट, यानी कि जो थेवेनिन रिएक्टेंस है वो 0.1 पर यूनिट होगा। तो ये उसी को हमने यहाँ पे लिखा है कि थेवेनिन वोल्टेज इज इक्वल टू 1 पर यूनिट, थेवेनिन वोल्टेज 1 पर यूनिट और थेवेनिन रिएक्टेंस हमने यहाँ निकाल के दिखाया है कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। जो 0.15 दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं और ये वाला सीरीज में कनेक्टेड है। तो पैरेलल वाले का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R1 × R2 बटा R1 + R2, यहाँ दोनों सेम ही है और ये प्लस में सीरीज में है तो प्लस में ये ऐड हो जाएगा और इसको जब सोल्व करेंगे तो 0.1 पर यूनिट आपका थेवेनिन रिएक्टेंस पता चला। अब हमें फॉल्ट करंट का वैल्यू पता करना है, फॉल्ट करंट यानी IF। तो थेवेनिन वोल्टेज को थेवेनिन रिएक्टेंस से भाग लगाएंगे तो हमें फॉल्ट करंट का वैल्यू पता चलेगा। थेवेनिन वोल्टेज हमारा, तो थेवेनिन वोल्टेज आपका 1 पर यूनिट हो जाएगा, थेवेनिन वोल्टेज 1 पर यूनिट और थेवेनिन रिएक्टेंस 0.1 पर यूनिट। तो इन दोनों का जब रेशियो होगा सॉल्व करेंगे तो 10 पर यूनिट आपका फॉल्ट करंट का वैल्यू 10 पर यूनिट हुआ, पर यूनिट वैल्यू 10 हुआ। अब इस पर यूनिट वैल्यू को हम लोग एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। जब एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो हमें बेस करंट से गुना करना होगा। तो पहले हम बेस करंट पता करेंगे। तो बेस करंट कैसे निकालेंगे, तो थ्री फेज बेस के VA को भाग लगाएंगे। ये चूँकि हमने जो बेस माना है वो 3 फेज के VA को ही माना है, तो बेस के VA बटा √3 × बेस वोल्टेज, इस फार्मूला से हम लोग बेस करंट का वैल्यू पता करेंगे, जैसे बाकी प्रॉब्लम में हमने देखा था। तो बेस के VA आपका जो 3 फेज के बेस के VA है वो 3000 को हमने बेस माना था और के VA को में से K हटाएंगे तो 1000 लगाएंगे और √3, और जिस साइड में फॉल्ट हुआ है वो आपका 22 kV पे था, इसलिए यहाँ बेस वोल्टेज उस साइड के लिए, उस सेक्शन के लिए 22 और 22 kV तक K को हटाएंगे तो 1000। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका बेस करंट का वैल्यू 78.73 एम्पियर, ये आपका बेस करंट हुआ। और जो फॉल्ट करंट है वो अगर हमें एम्पियर में पता करना है कि कितना एम्पियर का फॉल्ट करंट था तो उसको पर यूनिट वैल्यू को बेस करंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पर यूनिट वैल्यू 10 था और बेस करंट 72.73, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 787.3 एम्पियर आपका फॉल्ट करंट हुआ। फॉल्ट करंट का वैल्यू 787.3 एम्पियर। अब हम लोग फॉल्ट MVA पता करेंगे। तो फॉल्ट MVA दो तरीके से आप पता कर सकते हैं। पर यूनिट फॉल्ट करंट जो है उसको सीधे 3 फेज बेस MVA से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फॉल्ट MVA 3 फेज फॉल्ट MVA पता चल जाएगा। तो फॉल्ट करंट तो 10 पर यूनिट था और जो MVA था हमारा जनरेटर का जो बेस माने थे वो 3000 kVA था। तो 3000 और kVA के बदले में 1000, K के बदले में 1000, तो आपका
30 गुना 10 की पावर 6 होगा, यानी कि 30 MVA कह सकते हैं इसको। दूसरे तरीके से भी फॉल्ट MVA निकाल सकते हैं, √3 इंटू सिस्टम वोल्टेज इंटू फॉल्ट करंट। √3 सिस्टम वोल्टेज यहाँ पे हमारा 22 kV, 22 इंटू 1000, क्योंकि जिधर फॉल्ट हुआ है वो 22 kV का है। और फॉल्ट करंट का वैल्यू यहाँ पे एम्पियर में 787.3। इन तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमें 30 MVA मिलेगा, यानी कि फॉल्ट MVA का वैल्यू 30 MVA हुआ। अब जो इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट था उसको डिस्कस करते हैं, यानी फॉल्ट अगर LT साइड में होता है, LT साइड में अगर फॉल्ट होता है तो फॉल्ट करंट का वैल्यू और फॉल्ट MVA का वैल्यू क्या होगा। तो जब फॉल्ट अगर हमारा LT साइड में हो रहा है तो ट्रांसफार्मर का जो रिएक्टेंस है वो फॉल्ट के बाद आ रहा है, इस साइड में है, तो उसका इफेक्ट इसमें नहीं होगा। तो जो सिस्टम है उसका रिएक्टेंस डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। 1 पर यूनिट का दोनों रिएक्टेंस हो, ये अल्टरनेटर होगा 1 पर यूनिट वोल्टेज का, और इसका रिएक्टेंस है 0.15 पर यूनिट, और फॉल्ट हमारा इसी पॉइंट पे हो गया है। तो चूँकि इसके बाद हमारा फॉल्ट करंट यहीं से डाइवर्ट हो जाएगा, इसलिए जो ट्रांसफार्मर का जो रिएक्टेंस है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसका हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट प्राप्त करेंगे, यानी ये हमारा जो फॉल्ट था, फॉल्ट करंट इसी के थ्रू फ्लो हो रहा था, फॉल्ट करंट इसके थ्रू फ्लो होगा, तो इसी को ओपन करेंगे और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको थेवेनिन वोल्टेज कहेंगे, और जो रिएक्टेंस होगा उसको थेवेनिन रिएक्टेंस कहेंगे। तो दोनों अल्टरनेटर 1 पर यूनिट के हैं और रिएक्टेंस है 0.15 पर यूनिट। तो जो थेवेनिन वोल्टेज कितना होगा ये देखते हैं। तो थेवेनिन वोल्टेज आपका जो है वो, चूँकि दोनों अल्टरनेटर सेम वोल्टेज के हैं, रिएक्टेंस भी दोनों में सेम है, इसलिए दोनों का जो पोटेंशियल है इस पॉइंट का सेम होगा, इसलिए कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। जब कोई करंट यहाँ पे नहीं फ्लो होगा, कोई करंट इधर भी नहीं आएगा, और चूँकि ये भी ओपन है तो इसलिए इधर भी कोई करंट फ्लो, इधर भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, यानी जो जनरेटर का वोल्टेज है वही वोल्टेज आपका इस टर्मिनल के क्रॉस अपीयर होगा। तो यानी कि थेवेनिन वोल्टेज आपका 1 पर यूनिट ही हुआ। और अगर आपको थेवेनिन रिएक्टेंस निकालना है तो थेवेनिन रिएक्टेंस निकालने के लिए जो सोर्स वोल्टेज होता है उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो इसको जब शॉर्ट सर्किट करेंगे तो आपका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो आपका बनेगा कि सिर्फ ये दो रिएक्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो जिनका जो इक्विवेलेंट होगा वही आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट रिएक्टेंस कहलाएगा। तो जब दो इक्वल रिएक्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इनका जो आपका रिएक्टेंस होगा, थेवेनिन रिएक्टेंस होगा, वो हाफ हो जाएगा, यानी 0.075 आपका थेवेनिन रिएक्टेंस होगा। यानी कि थेवेनिन वोल्टेज आपका 1 पर यूनिट हुआ, थेवेनिन रिएक्टेंस आपका 0.075 पर यूनिट हुआ। फॉल्ट करंट हमें निकालना है, ये एफ जो है वो सफिक्स में है, तो थेवेनिन वोल्टेज को थेवेनिन रिएक्टेंस से भाग लगाएंगे तो हमें फॉल्ट करंट पता चलेगा। थेवेनिन वोल्टेज हमारा 1 पर यूनिट था, थेवेनिन रिएक्टेंस हमारा 0.075 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 13.33 पर यूनिट ये आपका फॉल्ट करंट प्राप्त हुआ। ये फॉल्ट करंट का वैल्यू आपको पर यूनिट में पता हुआ है। अब हम लोग इसका जो फॉल्ट करंट है उसको एम्पियर में पता करेंगे। तो एम्पियर में पता करने के लिए हमको बेस करंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले हम लोग बेस करंट निकालेंगे। बेस करंट कैसे निकालते हैं, 3 फेज बेस के भी बटा √3 और इंटू बेस वोल्टेज। तो आपका 3 फेज बेस के भी 3000 के भी था, तो के हटाएंगे तो 1000 रखेंगे उसके बदले, और √3 और बेस के भी आपका, हाँ यहाँ पे जहाँ पे फॉल्ट हुआ है वो 11 के भी सेक्शन में हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो बेस वोल्टेज है वो 11 के भी होगा, यानी 11 इंटू 1000। और इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 157.46। ये हमारा बेस करंट हुआ, 157.46 एम्पियर ये हमारा बेस करंट हुआ। तो अब हमें फॉल्ट करंट अगर एम्पियर में पता करना है तो उसके पर यूनिट वैल्यू को बेस करंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पर यूनिट वैल्यू आपका है 13.33, बेस करंट है आपका 157.46, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2099 एम्पियर, यानी लगभग आपका 2100 एम्पियर फॉल्ट करंट का वैल्यू मिलेगा। फॉल्ट एमवीए हमें पता करना है, तो फॉल्ट एमवीए पता करने के लिए जो
पर यूनिट फॉल्ट करंट है उसको 3 फेज बेस MVA से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 40 MVA मिल जाएगा। तो फॉल्ट करंट हमारा है 13.33 और 3 फेज बेस MVA जो है वो है 3000 KVA को हमने बेस माना था तो 3000 और KVA के बदले में 1000, तो K के बदले में 1000। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको 40 × 10⁶ आएगा, यानी 40 MVA इसको हम कह सकते हैं। फॉल्ट MVA को दूसरे तरीके से भी हमने निकाल के यहाँ पे दिखाया है कि फॉल्ट MVA को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, √3 × सिस्टम वोल्टेज और फॉल्ट करंट। यहाँ पे जो वोल्टेज है ये लाइन वोल्टेज होगा, फेज वोल्टेज नहीं होगा, और ये जो फॉल्ट करंट है वो एम्पियर में होगा, पर यूनिट में नहीं। तो √3 × सिस्टम वोल्टेज 11 kV क्यों? क्योंकि फॉल्ट हुआ है 11 kV सेक्शन में। तो यहाँ पे सिस्टम वोल्टेज 11 × 1000, 11 kV, K के बदले में 1000 और फॉल्ट करंट 2099। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो लगभग 40 MVA यानी 40 × 10⁶ आएगा। तो 40 MVA आपका जो है वो फॉल्ट MVA हुआ। तो यहीं पे आपका शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन चैप्टर क्लोज होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर अदर टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।